I am Asiya Naveed, a student of final year from Boiron Homeopathic Medical College and a member of UHO. Audience, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Of course, your presence makes us very happy, as well as we all know that we are here together to attend this informative workshop that is vital signs. But before we move forward, you must know about this organization first, which means UHO, United Health Organization. For its introduction, I will give this opportunity to the chairperson of the organization, Dr. Zabiullah Bukhari, to address us and give briefing on different projects run by this organization. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब के खैरियत से हैं? एक्चुअली इस दफ़ा हमारा फ़र्स्ट वर्कशॉप है यहाँ पर इस ऑफ़िस में, और प्रॉपर्ली इस ऑर्गेनाइजेशन की और इस ऑफ़िस के अभी तक प्रॉपर एक रेनोवेशन का सिलसिला भी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो लेकिन मैंने कहा कि जैसा भी हो, चाहे हम स्टार्ट करें नहीं करें, लेकिन हमारे सीखने और सिखाने का जो अमल है वो किसी भी सूरत में स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम लोगों का जो मंथली सेमिनार होते हैं, मंथली जो सेशंस होते हैं, उसको हमने किसी भी तरीके से पॉसिबल करके आज उस इवेंट को हमने रखा है, जिसका नाम है वाइटल वर्कशॉप के ऊपर। लेकिन आप लोग ज़ाहिर है यहाँ पर आप आ गए हो, यहाँ पर आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे पोस्टर्स आप देखते हो, हाँ ये तो आगा खान यूनिवर्सिटी का है, हाँ यार ये तो UHO का है जहाँ पर ज़बी और साइमा होती हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा इतना आइडिया होगा, इससे ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि UHO एक्चुअल में क्या है, ये UHO बना क्यों और उसका वजूद जो है वो कैसे आया। तो इन सब चीज़ों को जानना स्पेशली हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स और यहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरा UHO की डेफिनेशन को मैं एक स्टोरी के ऊपर डिफ़ाइन करूँगा। उस स्टोरी को आप जो है ना उससे रिलेट करते जाए तो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों का भी फोकस थोड़ा सा रहेगा साथ में। मैं मुख्तलिफ़ तकरीबन पिछले 6-7 साल से मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जब मैं प्रैक्टिस में था तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो रही थी जो मुझे लगा कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो उनको स्ट्रोक था। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तो फिर स्ट्रोक के पेशेंट को मैं देखता रहता हूँ। तो स्ट्रोक के पेशेंट को जब मैंने ज़ाहिर है फिर हम मुख्तलिफ़ सेशन मुख्तलिफ़ विज़िट्स पे उनको बुलाते हैं, तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत शूट हो रहा था, और उसके बाद ये है कि ब्लड प्रेशर शूट होने के बाद फिर हमने ये सोचा ये कब तक ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स लेते रहेंगे। तो किसी हमारे दोस्त ने, उनका भी ब्लड प्रेशर बहुत शूट हो रहा था, उन्होंने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई ली थी और वो यूँ ठीक ठाक हो गए। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ब्लड प्रेशर की टैबलेट छोड़ दी है और उसके बाद मैंने होम्यो की दवाई ले ली, और उसके दूसरे दिन बाद सुबह जब उठा तो मेरे पापा बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। तो इससे हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि उस पेशेंट को लैक ऑफ एजुकेशन है और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पर हजामा करते हैं। हजामा करना, सबसे पहली बात एक चीज़ याद में रखें, दुनिया में किसी भी चीज़ का वजूद में आना वो बिना कोई मकसद के नहीं होते। अगर चाहे वो किसी भी वे ऑफ ट्रीटमेंट है या जो भी सिस्टम है, अगर वो चल रहा है या पिछले काफ़ी टाइम से राइज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। वो हमारा मसला है, वो हमारी लैक ऑफ एजुकेशन है कि हम उस तक अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल है, एक पेशेंट था, उनको सीवियर नर्व कंप्रेशन था, जिसको हम डिस्क हर्निएशन या फिर डिस्क एक्सट्रूजन कहते हैं। अच्छा, तो वो फिज़ियोथेरेपी वगैरह करवाता रहा, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उनको कहा था कि आप ख्याल करें कि गर्दन किसी के हाथ में नहीं दे। मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, सीवियर नर्व कंप्रेशन की वजह से बहुत पेशेंट अनस्टेबल था। तो उस सूरत के अंदर उन्होंने कहा था कि आप गर्दन किसी के हाथ में नहीं देना। इसी तरीके से किसी ने कहा था कि यार मेरा तो इससे ज़्यादा ख़राब था और मैंने हजामा कर दिया और मैं यूँ ठीक हुआ। सही है। तो जब उसने हजामा कर दिया तो हजामा वाले साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज वगैरह किया था।
तो जब मेरे पास वो पेशेंट आया तो बिल्कुल उसका हाथ, बिल्कुल दोनों हाथ नमनेस का शिकार और बिल्कुल सुनपन, और उसके अलावा जो है ना वो हाथ बिल्कुल इतने कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए थे कि, और फिर उसके पास पूरा हिस्ट्री होती है, हमने पूरा हिस्ट्री चेक किया तो हमें पता चला कि यार जहाँ पर हिजामा की ज़रूरत हो वहाँ हिजामा होनी चाहिए, जहाँ फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत हो वहाँ फ़िज़ियोथेरेपी होनी चाहिए, और जहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो वहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए। एक और मिसाल है, मैं ख़ुद IBS का स्टूडेंट हूँ, IBS का पेशेंट हूँ, और मेरा डिफरेंट हॉस्पिटल में एज अ पैनल होता है तो मैं बहुत ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, 2015, 16, 17, 18 4 साल मैंने इसके ऊपर काम किया, लेकिन उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस, कमज़ोरी, बालों का गिरना और भी बहुत सारे डिप्रेशन और एंजाइटी के जो मसले मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि यार तुम जो है ना, तुम होम्योपैथिक दवाई क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने होम्यो के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी करना शुरू किया और मैंने इसकी मेडिसिन लेना शुरू किया। जब मैंने मेडिसिन ले ली तो मेरी 4 साल पुराना जितने मैंने टाइम वेस्ट किया था और जितने मैंने दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च किया था, या जिसकी वजह से मुझे और जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी मुझे मतलब रिलीफ मिला। मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। तो इससे हमें पता ये चला अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है तो वहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इन सारी स्टोरी से हमें ये ऑब्ज़र्व होता है कि हमने स्टिल लोगों को एजुकेट देना है कि वो किसके पास जाए, वो किस डॉक्टर के कंसल्ट करें। स्पेशली जब होम्योपैथिक फ़िज़िशियन होती है या जो भी फ़िज़िशियन होता है तो उनका सबसे मेन ग्रिप यही होना चाहिए कि वो केस को पूरा तरह हैंडल करें। हैंडल करने के बाद वो फिर स्ट्रॉन्ग डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास उसको रेफ़र कर दें। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि होम्यो के अंदर भी आते हैं, हम उनको एलो के ऊपर रेफ़र कर सकते हैं। तो रेफ़र करना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। तो जहाँ मिसाल के तौर पर अगर हार्ट का मामला है और उसके बाद जो है ना, या फिर ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक का मामला है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है, तो हमने एलोपैथिक को फ़ौरन स्टॉप करके या इस तरीके से हमने मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें करना चाहिए। तो UHO का मेन मोटो और मेन मकसद यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर ये सारी डॉक्टर्स मिलकर एक दूसरे के साथ बैठ जाएं और एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें। एक हजामा थेरेपिस्ट है, मैं ख़ुद उसको जानता हूँ, मतलब मैं ख़ुद हजामा मैंने किया है। अगर आपको अक्यूट सीवर मस्कुलर स्पाज़म होता है और आपको थकावट महसूस होती है तो अगर आप हजामा करते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा रिलीफ होता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेशेंट चल नहीं सकता, पेशेंट इतना पेनफुल होता है कि उनको चलने में भी प्रॉब्लम होता है। तो एग्जैक्टली वही वो सिम्टम बताता है जो एक डिस्क हर्निएशन वाला है। लेकिन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है उसको पता होना ज़रूरी है, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, और उसके अलावा वो बताए कि यार इसमें अभी हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन सब चीज़ों को एक साथ हम एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है। तो इसी प्लेटफॉर्म तो फिर मुझे तकरीबन मैं फिर अपने दोस्तों से डिस्कस किया, अपने आगे पीछे लोगों से मैंने इस चीज़ को जिक्र करना शुरू किया, तो काफ़ी लोग मेरे साथ इंटरेस्टेड हो गए। तो अब मुझे पता चला कि डॉक्टर मतीउल्लाह साहब हैं, ये फिजिशियन है, MBBS के स्पेशलिस्ट है और इनकी अच्छी कमांड है इस फील्ड के अंदर। हमेशा याद रखें, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त बनती है जब कोई एक इंडिविजुअल बंदा कोई काम नहीं कर सकता हो। मिसाल के तौर पर एक क्रिकेट का टीम है, वो पूरा टीम का मोटो यही होता है किसी भी तरीके से वर्ल्ड कप जीतना, सही है। लेकिन जो विकेट कीपर होता है वो अपने हिसाब से विकेट कीपिंग में मास्टर होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। जो बॉलर होता है वो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है। इसी तरीके से सारे लोग जो है मिलकर वो किसी एक गोल को अचीव कर रहे हैं, तो इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल वे कहते हैं। इसी को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे अब विजन स्टेटमेंट हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। मिसाल के तौर पर हमें जो है एक बड़ा सा गोल अचीव करना है, उसके लिए हम छोटे छोटे गोल्स अपना सेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये सोचा कि पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को मिला के इंसानियत के लिए एक बेस्ट हेल्थ प्रमोशन करेंगे, तो उसके लिए किसी एक बंदे का काम नहीं होगा और किसी एक दिन एक महीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है सालों लग जाए, ये इदारा चलता रहे, मैं हूँ ना हूँ
लेकिन इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना बहुत ज़रूरी है।